Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. Let's start the today's session और आज की जो है आपकी यूनिट नंबर 2 लास्ट सेशन है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। आज आपके लिए कॉस्टिंग से रिलेटेड सारा चीज यहाँ पर लेकर आई हूँ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एज यूजुअल। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, मैं आपके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगी यहाँ पर, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब आपने पहले से ही एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, रिलेट मत करिएगा, पर एग्जाम्पल समझिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे एग्जाम्पल मशीन है, लेबर्स है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार इस मशीन का इतना कॉस्ट है, इस मशीन का इतना कॉस्ट है, मैंने पहले से प्री डिटरमाइन कर लिया। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कुछ और निकली। मैंने 1 लाख रुपए मशीन का सोचा था, मशीन की कॉस्ट निकली एक्चुअल 2 लाख। तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ गया वेरिएंस, उसको बोलते हैं वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्या हुआ, वेरिएंस। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो बीच का डिफरेंस निकला है ना, ये किस वजह से निकला है। तो चलिए स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट को स्टैब्लिश करेंगे। दूसरा, फिर एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करेंगे कि भाई हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट किया था और एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है, इन ये देखना पड़ेगा। अब इनको कंपैरिजन करिए। सो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, कंपैरिजन करने के बाद क्या निकला इनका, वेरिएंसेस। तो वेरिएंसेस को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि रीजन क्या है, क्या रीजन है इसका डिफरेंस का, कॉजेज ऑफ वेरिएंस। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे वेरिएंसेस को। हो गया। तो योर ऑप्शन इज ए, बी, ई, डी, सॉरी सी और डी, ए बी ई सी डी। ठीक है, तो टिक लगा लीजिए यहाँ पर जहां पे भी आंसर आपको दिखेगा, ए बी ई सी डी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में नहीं पता होता तो आप कैसे सॉल्व करते। और एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जीआईटी सिस्टम, ठीक है, इन सब के सीवो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इन सब के आपको एजम्पशन, लिमिटेशन और स्टेप्स एकदम से रट लीजिए। मैं पहले ही बोल रही हूँ, रट लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आएगा। ये जितनी भी कॉस्टिंग है ना, इनके एजम्पशंस, इनके लिमिटेशंस और इनके स्टेप्स, ये आपको याद करने हैं। देखिए ये आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना। सो मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ऊपर है, आपको पढ़ के जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेगा। एक बार जरा सा देख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है। पहला, स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश किया, फिर एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन की, फिर कंपेयर किया दोनों को, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट को, फिर कॉजेज देखे क्या है और फिर डिस्पोज कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अंडरलाइंग अजम्पशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। अब एक बात बताइए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज में, कोई भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज में आप कॉस्ट को चेंज करते हो या सेल्स वॉल्यूम को चेंज करते हो तो आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ठीक है। सॉरी। अब आपको बताना है इसके अजम्पशंस। मैंने आपको पहले ही बोला, अजम्पशन, लिमिटेशंस, स्टेप्स अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए अगर आपको स्कोर करना है। सबसे पहले, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है। जो नंबर, जितने भी हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, जितने बेचेंगे, वो बराबर होने चाहिए। क्या कॉस्ट इनपुट एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर लीनियर रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं मैम। कॉस्ट इनपुट और आउटपुट नहीं होता, रेवेन्यू और आउटपुट, रेवेन्यू और कॉस्ट होती है जो कि लीनियर होती है। ठीक है। सेल्स प्राइस एंड सेल्स मिक्स रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। सेल्स प्राइस और सेल्स मिक्स कांस्टेंट रहेगा। जीरो बेस्ड बजटिंग, यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग का कोई रोल नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर यूनिट, पर यूनिट यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो ए, सी और ई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, सी और ई इज योर राइट आंसर। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ये मत सोचिएगा कि चेंज होके आएगा। बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप लोगों के बस पढ़ने की प्रॉब्लम है खाली। चलिए, अजम्पशंस याद कर लीजिए।
मैंने आपको बोला ना, कॉस्ट इनपुट आउटपुट नहीं होता, रेवेन्यू और कॉस्ट लीनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से ब्रेक इवन बनाता है, इसका चार्ट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सीवीपी का बनता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, यहाँ से टोटल कॉस्ट जाती है, ये सेल्स जाती है इसको क्रॉस करके, तो ये जो पॉइंट है ना बीच का, ये ब्रेक इवन होता है। तो ये सीवीपी एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट को जो है एनालिसिस करता है, ठीक है। इस तरीके से इसका चार्ट बनता है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स होती है, यानी सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो सेल्स भी कम होगी। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है, जितने भी कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड होते हैं, बिल्कुल। वॉल्यूम एंड एक्टिविटी लेवल्स ही ओनली फैक्टर होते हैं जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेल्स मिक्स कांस्टेंट होता है और सेल्स प्राइस पर यूनिट भी कांस्टेंट होता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और आपकी प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो। तो यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड सेल्स, इन सबके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ एग्जाम में न्यूमेरिकल में आएगा। न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन यहाँ से 110% आने वाला है, इसके सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इसका एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि इसमें कुछ सेल्स करके है कि एक्चुअल सेल्स, सॉरी सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स, इस तरीके का भी इसका फॉर्मूला है। तो एक एक के दो दो फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, एक न्यूमेरिकल यहाँ से +2 मान के चलिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल रेशियो से आएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका 110% रेशियो से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रेशियो से क्वेश्चन 110% आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, नेट प्रॉफिट पूछ ले, लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला पूछ ले, वर्किंग कैपिटल का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और मेरा काम है आपको बताना। इसमें बोला गया है एक्टिविटी रेशियो है जो फॉर्म की वो 80% है, कैपेसिटी रेशियो 120% है, एफिशिएंसी रेशियो बताइए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी रेशियो? सो एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्टकट में, एफिशिएंसी रेशियो इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो डिवाइड बाय, याद कर लीजिए प्लीज, कैपेसिटी रेशियो, बस सॉल्व हो गया। एक्टिविटी रेशियो कितना है यहाँ पर 80% है मैम, और आपका कैपेसिटी रेशियो कितना है 120 है, डिवाइड कर दीजिए तो कुछ आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 66.67 आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसका सोल्यूशन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। ये है फॉर्मूला और ये है इसका सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो मैंने आपको बोला था इसके सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लिक्विडिटी हो चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो आपको याद रखना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो कौन सा होता है? सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, तो इसमें कौन कौन से रेशियोज होते हैं आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। करंट रेशियो होता है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और आपकी क्विक रेशियो होता है जिसे बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी और ई इज अ राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्लीज सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से आपका फेवरेट एनटीए का फेवरेट स्टेप वाइज क्वेश्चन, प्रोसेस क्वेश्चन, जिसमें स्टेप पूछा जाता है। इसमें पूछा है अरेंज द स्टेप ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्क इन प्रोसेस एंट्री। पहले ही बता दिए सभी कॉस्टिंग के असम्पशंस, फीचर्स, लिमिटेशंस और स्टेप्स याद करने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट का, कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ खत्म हो रहा है ये दिख रहा है हमें अपने यूनिट्स, अपने आउटपुट को। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा आपका डी वाला, डी वाला आपका सबसे पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आउटपुट को यूनिट के टर्म पे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट द आउटपुट्स इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को समराइज करेंगे। अब टोटल कॉस्ट कर ली हमने, अब इसको हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे यूनिट्स में। तो टोटल कॉस्ट को फिर हम करेंगे कॉस्ट पर यूनिट में, कंप्यूट द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। फिर लास्ट में क्या करेंगे, असाइन कर देंगे सारा टोटल टू द यूनिट्स कंप्लीटेड में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा डी, डी, फिर आपका बनेगा बी,
फिर आपका बनेगा ए, और फिर बनेगा आपका सी, और लास्ट आपका ई। ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। DBACE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। मैंने बोला ना आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट को यूनिट वाइज लगाया जाता है, हर प्रोडक्शन यूनिट पे आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस या कॉस्ट लगाई जाती है वहां पर। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट में अब सबसे पहला ऑप्शन है कि लिमिटेशन नहीं है, कौन सा हमें नुकसान डिसएडवांटेज हमारा नहीं है। चलिए लास्ट से शुरू करते हैं। सेटअप कॉस्ट एज वेल एज अ कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड अपडेटिंग द एबीसी सिस्टम आर वेरी हाई। जब हम कोई भी एबीसी सिस्टम को सेट करते हैं, उसका जो कॉस्ट होता है चलाने का वो बहुत हाई होता है। तो क्या ये फायदा है या नुकसान है? लिमिटेशन है ना ये तो, और इसमें क्या पूछा है, नॉट द लिमिटेशन, तो ये आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट है ऑल कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। कोई भी कॉस्ट को हम लोग ना इजिली पहचान नहीं पाते हैं, तो ये फायदा है या नुकसान है? नुकसान है ना, जब हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। कट कर दीजिए। इट डज नॉट प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये हमें क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में सही से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो ये फायदा है या नुकसान है? मैम नुकसान है, तो हमें तो फायदा ढूंढना है ना, नॉट लिमिटेशन पूछा है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज। बहुत सारी सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं जिससे प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो ये फायदा या नुकसान है? फायदा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा लिमिटेशन नहीं है? तो ये कोई लिमिटेशन नहीं होता, हमें सपोर्ट एक्टिविटीज मिल रही है तो हमारा फायदा है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जहां पे भी नॉट लग जाता है ना, वहां पे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ये याद रखिए। और नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी हर बार क्वेश्चन बनता है, कैश फ्लो फंड फ्लो। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा ढंग से इनको, और इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा पेपर पोस्टपोन होगा। या अभी जो इस टाइम पे इंडिया का जो कंडीशन है, वहां पे आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा कुछ हुआ है, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बट फिलहाल ये है कि अभी के जो फिलहाल पेपर कैंसिल हुए हैं वो मई के हुए हैं, आपका जून में होने वाला है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड्स ट्रू व्हाइल प्रिपेयरिंग द शेड्यूल्स ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जब हम कोई भी वर्किंग कैपिटल में चेंज करते हैं तो कौन कौन सा रूल यहाँ पर सही है? एक बात बताइए, जब आपके कंपनी के करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा? जी मैम बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया, तो सारे रॉन्ग हो गए, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। जब करंट एसेट्स बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल क्या डिक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो उल्टा हो गया। क्या जब करंट लाइबिलिटीज बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, या इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? उल्टा लग रहा है ना आपको? यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है। लेट मी, जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, क्वेश्चन ऐसा क्यों लग रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आपके सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके दो ऑप्शन सही है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, जब करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगी, आपके पे कर्जा बढ़ता जाएगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल कमी तो होगा। ये करेक्ट है, सही है ऑप्शन तो। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नहीं, ये रॉन्ग हो गया। देखिए, जब आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो आपकी कंपनी की वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन वही अगर आपके कर्ज बढ़ता है, करंट लाइबिलिटीज आप पे बढ़ती जाती हैं, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो सही था, थोड़ा सा मुझे पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया। चलिए, ए और सी यहाँ पर आपका राइट होगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया हो। जब आपके एसेट्स बढ़ेंगे आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, जब आपके लाइबिलिटीज बढ़ती है तो उल्टा होता है। नहीं भाई, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो नुकसान है ना हमारे लिए, कंपनी के लिए। अब इसमें फिर से स्टेप्स आ गए, देखो मैंने कहा था ना, स्टेप्स लिमिटेशंस तो भर भर के हैं एनटीए के पास। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेप्स इन एक्टिविटी बताइए, स्टेप्स बताने हैं एबीसी कॉस्टिंग में। सबसे पहले क्या करोगे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, अगर याद भी नहीं होगा ना तो भी याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले पहचानना ही तो होता है ना एक्टिविटीज को। सबसे पहले क्या करोगे? पहचानोगे ना, आइडेंटिफाई ही तो करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद कॉस्ट पूल को कलेक्ट करोगे।
ठीक है। फिर कॉस्ट ड्राइवर्स आएंगे, फिर कैलकुलेशन होगा उनका एक्टिविटी ड्राइवर रेट का, फिर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू द प्रोडक्ट। सेम एज इट इज है, कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है, सबसे पहले क्या करा जाता है, एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई किया जाता है कि मेन एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एक्टिविटी आपने पहचान लिया एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉस्ट असाइन करोगे, कॉस्ट पूल को, कॉस्ट पूल को कॉस्ट असाइन किया जाता है। फिर आप देखते हो क्या इन्फ्लुएंस होता है उसका एक्टिविटीज पर, ठीक है। उसके बाद आप असाइन कर देते हो, चार्जिंग कर देते हो, तो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू द प्रोडक्ट। तो ए बी सी डी ई सेम एज इट इज, इसका यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम देखेंगे हर कॉस्ट में कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल, ठीक है, कि भाई हर कॉस्ट में कितना कितना एसोसिएट है, हर एक्टिविटी के साथ कितना कितना कॉस्ट लगा हुआ है, ये देखना पड़ेगा हमें। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कॉस्ट को कौन कौन से एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है। कॉस्ट ड्राइवर वो ड्राइवर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्टिविटी को, जैसे मशीन आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, जो आपके कॉस्ट एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं आपका एक्टिविटी ड्राइवर रेट। फिर हम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं अप्रोप्रिएट कॉस्ट, किस प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट क्या लगेगा वो हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। चलिए इसका स्टेप्स दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। ये रहा इसका स्टेप, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज को, फिर कॉस्ट पूल असाइन करते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर्स वो होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और कॉस्ट पूल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चार्ट है, मैं दिखाऊंगी आपको। फिर असाइन कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, इसको याद कर लीजिए स्टेप्स, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ऐड तो किया था, लेट मी चेक, अगर मैंने किया होगा तो इसमें होगा क्वेश्चन। ये रहा, सॉरी ये नहीं है, ये तो फंड फ्लो कैश फ्लो है, ये रहा। ओके फाइन, मुझे पता था आप लोग को समझ नहीं आएगा। कॉस्ट पूल और कॉस्ट एक्टिविटी ड्राइवर देखिए। कॉस्ट पूल का मतलब एक तरीके का डिपार्टमेंट, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, मटेरियल इंस्पेक्शन। और एक्टिविटी क्या होती है, कॉस्ट ड्राइवर जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब परचेजिंग में कितने ऑर्डर आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं, कम आ रहे हैं तो नुकसान है, ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कितने मटेरियल वहां पर सेटअप की मशीन सेटअप्स हैं, कितनी बार इंस्पेक्शन हो रहा है चीजों का, कितनी बार चेक हो रही है चीजें, ये होते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। और कॉस्ट एक्टिविटी तो मैंने आपको बता दी, चलिए आप याद कर लीजिएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताइए। यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार ही आता है, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपको सारे याद रखने, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी। चलिए पहला, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट्स। आपने कोई फिक्स असेट डिस्पोज की, उससे आपके पास कैश आया, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट तो हम लोग फिक्स असेट्स में ही करते हैं ना। पहचान बता रही हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, कीवर्ड फिक्स असेट्स, बिल्कुल ठीक है। कोई भी एडवांस और लोन्स अगर हम थर्ड पार्टी को देते हैं वो भी इन्वेस्टिंग में आता है। कोई भी कैश रिसीट करते हैं, रिपेमेंट, जैसे कोई हमें वापस देता है, जो लोन्स एंड एडवांस में पेमेंट जो होती है वो भी आपका इसी के अंदर आता है। तो ए और बी और सी आएगा। कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड यहाँ पर नहीं आता, बोरोड वाली चीजें किस पे आती हैं, फाइनेंसिंग में। कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये भी इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ए और बी और सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये याद कर लीजिए चार्ट, जिसके अंदर तीनों एक्टिविटीज मैंने दी हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, जैसे अभी लास्ट में आया ना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, देखिए अभी आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो मैंने ये बता भी दिया कि ये क्यों नहीं आता। तो ये वाला क्वेश्चन था, अगर फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग होगा, किसी थर्ड पार्टी का लोन्स एडवांस दे रहे हैं तो आपका इन्वेस्टिंग होगा। अमाउंट बोरोड, खरीद उधार लिया है, फाइनेंस में। पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑपरेटिंग के अंदर आता है ये, ठीक है। तो किसी भी तरीके का गुड्स एंड सर्विस का आप सेल कर रहे हो, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, किसी भी तरीके का डिविडेंड आपको मिल रहा है, सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, सप्लायर पेमेंट्स कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स,
प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेस, वो आपके इन्वेस्टिंग में आते हैं। फाइनेंसिंग में कोई भी कंपनी के शेयर्स, बैंक लोन, प्रिंसिपल पेमेंट, कैश डिविडेंड पेमेंट, ठीक है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर के टाइप होते हैं एबीसी में, जो आपको बताने हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम होगा, ड्यूरेशन होगा और इंटेंसिटी होगी। ए, सी और ई आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ट्रांजैक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर जो नए हैं। ठीक है, कई कई पुराने भी आ जाते हैं पर नए यही हैं। ट्रांजैक्शन, कितने ऑर्डर्स आए, कितने कस्टमर्स पे प्रोसेस हुआ है। ड्यूरेशन, कितना टाइम, सेटअप आवर्स कितने, इंस्पेक्शन आवर्स कितने, लेबर आवर्स कितने हैं। इंटेंसिटी, ये देखना पड़ेगा एवरी ओवर टाइम आवर कितना वेज आवर के अकॉर्डिंग हो रहा है, कितने परचेस ऑर्डर हैं जो 1.5 ऑफ लोकल परचेस ऑर्डर है, इंटेंसिटी देखा जाता है। तो ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, विच ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बताइए, इसका कीवर्ड इश्यू, शेयर इशू। तो मैंने शेयर इशू आपको बताया हुआ था किस में आता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल होंगे नहीं, पर आप देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। आप वैसे समझिए, ऑप्शंस तो चेंजेस होते रहते हैं, ऑप्शन से कुछ आंसर नहीं है निकलने वाला। शेयर्स इश्यूड फॉर कैश, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल मैम आएगा डिविडेंड। मशीनरी आएगी, मशीनरी तो इन्वेस्टिंग में आती है मैम। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता, डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग के अंदर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी फाइनेंसिंग में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने कहा था क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर कहीं ना कहीं से इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग का अजम्पशंस बताने हैं आपको। नहीं है, कौन से अजम्पशंस नहीं है। सबसे पहला, द टोटल कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल में होती है, तो करेक्ट है मैम, ये तो होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में दो में डिवाइड होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल में, तो राइट है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है, ये गलत हो गया यहाँ पर। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या पर यूनिट कांस्टेंट रहती है? तो जी नहीं, ये दोनों ही पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होते। सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है, नहीं, पर यूनिट तो कोई सा भी नहीं होता। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट। हाँ, ये ठीक है, तो बी और ई आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, ठीक है, सॉरी सॉरी। अब मैं फिर से देखती हूँ, देखो, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल में होगा। नॉट में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी एग्जाम में क्या करती थी, नॉट नहीं पढ़ती थी और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है, ये बहुत डाउट होता है, कई बार मेरे साथ ये होता है, आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता होगा कि नॉट नहीं ध्यान रहता है और हम लोग अजम्पशंस पे लगा देते हैं, ठीक है। इसमें नॉट पूछा हुआ है, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चंस नॉट पे, ठीक है। नॉट है, नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट तो होगा, मैं तो सब में हाँ वाले लगा रही थी, यस वाले। टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल में होता है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नहीं है, ये तो है ना। वही गड़बड़ किया मैंने, यस यस वाले लगा दिए। तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये तो है, अजम्पशन है ये, ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल तो ये नहीं लगेगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं है मैम, तो ये हो जाएगा, ये टिक लग जाएगा, मैंने ही काट दिया था, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसका अजम्पशन नहीं है, ये इसका अजम्पशन नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या रिमेन पर रहती है, ये हाँ बिल्कुल होती है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये सही है, और जो सही है वो नहीं लगाना है हमको, जो गलत है वो लगाना है, ठीक है। तो ये तो सही है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, तो ये सही है। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी सही है, सेलिंग प्राइस भी उसमें सही रहती है, बट हमें नॉट लगाना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये सही है। यहाँ का मतलब नॉट लगाना था, तो ये गलत है, तो गलत वाली चीज लगानी है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। तो कौन कौन सा अजम्पशन नहीं है, मतलब कौन कौन सी चीजें यहाँ पे गलत है, तो बी और ई यहाँ पर जो है वो गलत है, ठीक है।
प्लीज आप लोग क्वेश्चन ऐसे डाउट मत करिएगा। इसमें उल्टा था कि जो सही है वो नहीं लगाना, जो गलत था वो लगाना था, तो बी और ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके assumptions याद कर लीजिए। बहुत डाउट होता है, पिछले ही क्वेश्चन एग्जाम जब हुआ था तो बहुत बच्चों ने इसमें गलती की थी। जो लेबर वाला क्वेश्चन था उसमें नॉट लगा था, पर सबने यस यस वाले में लगाया थे। ये हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है चेंज नहीं होती, मार्जिनल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है और लेवल ऑफ सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होता है, फैक्टर प्राइस कांस्टेंट होता है, टर्नओवर रेलिवेंट फैक्टर होता है इसमें चेंज होने का, और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी यहाँ पर रिमेन्स अनचेंज होती है। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक लगाना है, इसमें ऑडिटिंग का क्वेश्चन है, तो जो सेक्शन याद होगा तो आप लगा दोगे। ऑडिटर अपॉइंटमेंट सीएजी सेक्शन 139(5) में आता है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 में आता है। पावर एंड ड्यूटी सेक्शन 143 में आता है, और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 142 में आता है। इस तरीके से ये मैच द कॉलम सॉल्व होंगे। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट सेशन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं मेरा मन चली तो मैं आप लोगों को इतने इतने क्वेश्चन कराऊं कि जितने इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, छोटी स्लाइड इसलिए रखती हूँ आप लोग बोर ना हो। फॉर्मूला लगाइए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था फॉर्मूले सब याद रखने हैं। बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताइए, ब्रेक इवन सेल्स का बताइए। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट इनटू सेल्स अपॉन पीवी रेशियो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ए का फर्स्ट लग गया, ठीक है, ए का फर्स्ट लग गया। एक मिनट प्लीज मुझे दीजिए, यहाँ पे ये ऐड आ गई है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बी का ब्रेक इवन का क्या लगता है? इक्वलिटी बिटवीन कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स्ड का बीच का डिफरेंस ब्रेक इवन होता है, तो बी का फोर्थ लग जाएगा। तो ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे राइट है। सी का थर्ड, पीवी रेशियो, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल सेल्स, और कंट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये तो फॉर्मूले याद होंगे तभी सॉल्व होगा, ठीक है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में यूज किया जाता है? कौन से बिजनेस में यूज किया जाता है बताइए। थोड़ा सा आज का सेशन है, थोड़ा सा प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है प्लीज। इसीलिए थोड़ा जो है वो लंबी वीडियो है आज की थोड़ी सी, क्योंकि मैं चाह रही थी आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। कौन कौन से बिजनेस में ये यूज किया जाता है? किस बिजनेस में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज की जाती है? तो अब प्रिंट शॉप में यूज किया जाता है, जहां पर वेडिंग इनविटेशन को स्पेशलाइज किया जाता है, ठीक है। ये एक वैसा मेथड होता है जहां पर क्या करते हो आप लोग, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। वहां पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो यूज की जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शंस में यूज की जाती है, सबके अलग अलग मटेरियल होते हैं, अलग अलग लेबर है, ठीक है, अलग अलग चीजें होती है, उसको कस्टमाइज करना। तो आप प्रिंट शॉप पे जाते हो, वेडिंग इनविटेशन वो अलग अलग तरीके से आपको बना के देता है, कस्टमाइज करके देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अलग अलग चीजें बनती है जहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंड फ्लो का है। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट? फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो वैलिड नहीं है? बताइए। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों के आपको याद होने चाहिए डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट? कौन सा वैलिड स्टेटमेंट नहीं है? अगर आपने फंड फ्लो पढ़ा होगा और कैश फ्लो पढ़ा होगा तो आप इजिली लगा सकते हो। देखिए, इट इज प्रिपेयर टू नो द टोटल सोर्सेस। देखिए, फंड फ्लो में टोटल सोर्सेस ही होता है, एप्लीकेशन सोर्सेस, फंड सोर्सेस आपने पढ़ा होगा, तो ये तो राइट है।
डिविडेंड रिसीव्ड सोर्स ऑफ फंड के अंदर आता है। आपको याद रखना है कौन सा सोर्स ऑफ फंड के अंदर आता है, कौन सा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर आता है। याद कर लीजिए, फिर से बता रही हूँ, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड सोर्स ऑफ फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जरूर याद रख लीजिएगा। इट इज प्रिपरेशन इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। तो ये कहाँ यूज नहीं होता, इट इज यूजफुल एक्सटर्नल। देखिए एक्सटर्नल के लिए फंड फ्लो नहीं यूज होता, फंड फ्लो जो है वो इंटरनल के लिए यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस याद कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। और एप्लीकेशन और सोर्स जरूर याद कर लीजिएगा प्लीज, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है पर मैं ओरली आपको बता रही हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो सोर्स ऑफ फंड और आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बताता है, लेकिन कैश फ्लो क्या करता है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बताता है। फंड फ्लो है जो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट होता है कैश फ्लो से, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करता है फंड फ्लो, ठीक है, और कैपिटल बजटिंग में हेल्प करता है। वही कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बजट में करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एप्लीकेशन और सोर्सेज वो जरूर याद कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चार्ट है लास्ट में, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, आपसे क्या पूछते हैं, मैं आपको एक चीज याद कराती हूँ, चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हो चाहे फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हो, जब भी आप डिविडेंड पे करते हो ना, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर ही आता है। याद रखिएगा, कोई सी भी एंटरप्राइज हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल हो चाहे फाइनेंशियल हो, डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा। जून का ऑफलाइन पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपसे पूछा है इंटरेस्ट पेड, जो नॉन फाइनेंस कंपनी होती है ना, उनमें इंटरेस्ट पेड जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के में अंदर आता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। वही इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे माना जाता है, लेकिन अगर फाइनेंस की कंपनी है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को ऑपरेटिंग में माना जाता है। वही डिविडेंड रिसीव्ड जो है वो नॉन फाइनेंस के लिए इन्वेस्टिंग होती है, और डिविडेंड रिसीव्ड फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ऑपरेटिंग होती है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको अगर लर्न करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप मिस कर देंगे +2, ठीक है, -2 कर लीजिए फिर। बस आपको एक मैंने अच्छा सा यहाँ पे याद करा दिया कि डिविडेंड पेड कहीं भी आएगा ना, कोई सा भी इंटरप्राइजेस, तो फाइनेंस में लगाइएगा। वही अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो नॉन फाइनेंस में दोनों को इन्वेस्ट के तौर पे माना जाता है, लेकिन जो फाइनेंस वाली इंटरप्राइजेस होती है वहां पे इन दोनों को ऑपरेटिंग माना जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट पेड है वो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में फाइनेंसिंग होता है, और इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 4 से 5 बार पढ़ेंगे जब ये माइंड में बैठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए लास्ट है, सेशन खत्म करती हूँ फिर आपका। यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूलेज है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से मैच द कॉलम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस का, यहाँ से एक न्यूमेरिकल, और आपके मैच द कॉलम। मटेरियल यूजेस का क्या होता है, मटेरियल मिक्स का क्या होता है, मटेरियल यील्ड का क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। और तब कल आपसे नेक्स्ट में मिलते हैं, इकोनॉमिक्स का यूनिट लेकर आऊंगी आपके वहाँ, टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स। और चलिए तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।